नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे और इन सब टॉपिक के बारे में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और एक एक करके हम सबका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान और वन संपदा से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान के पूछने का तरीका है वो डायरेक्ट है। जैसे आप यहाँ 19वां क्वेश्चन देखेंगे तो एक तरफ आपको पक्षी विहार या राष्ट्रीय उद्यान दिया रहेगा, दूसरी तरफ उसका जगह दिया रहेगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना होता है, ऐसे मिलाना होता है। मैच द फॉलोइंग के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन में 4-4 चीज़ें पूछ लेते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन के एक ही मार्क्स, लेकिन आपको चीज़ें 4 पता होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप कितना ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं जो पढ़े हुए हैं और कितना आपको फैक्ट पता है, तो यहाँ ये मैटर करता है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। तो यह जो वन्य जीवों के रक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है, उत्तर प्रदेश के किस जगह पर यह स्थापित किया गया है केंद्र। तो इसका हमारा आंसर है, तो देखिए इसका आंसर हमारा कालागढ़ है। अब इसके बारे में समझिए, कालागढ़ अभी वर्तमान में यह उत्तराखंड में है और जब ये उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो यह कालागढ़ जो है यूपी में ही शामिल था। बाद में यूपी के विभाजन के बाद कालागढ़ उत्तराखंड में चला गया। अगला हमारा क्वेश्चन है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको जीवमंडल आरक्षित परिरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो घास का क्षेत्र, वायुमंडलीय संतुलन, कृषि उत्पादन और आनुवंशिक भिन्नता। तो आंसर हमारा डी है, आनुवंशिक भिन्नता जो है यह जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है। तो यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार पूछा जा रहा है, कौन सा है। तो सुर सरोवर या बखीरा या पटना पक्षी विहार या लाख बहोशी। तो याद रखिएगा, जो लाख बहोशी पक्षी विहार है यूपी का यह लार्जेस्ट पक्षी विहार है और पटना पक्षी विहार जो है यूपी का स्मॉलेस्ट पक्षी विहार है, सबसे छोटा। अब हम बात करें पटना पक्षी विहार, तो यह यूपी के एटा जिले में है, एटा। और लाख बहोशी पक्षी विहार जो है यह यूपी के कन्नौज जिले में है। तो याद रखिएगा, दोनों सबसे छोटा पक्षी विहार एटा में है और सबसे बड़ा कन्नौज में है। अब इसको याद करने का एक थोड़ा सा सिंपल सा तरीका अगर आप देख लीजिए, तो सबसे छोटा की बात करें तो एटा, देखिए एक नाम भी इसका खाली 2 ही शब्द का है, तो छोटा सा है तो एटा में है। अब एटा में कौन सा पक्षी विहार है, तो पटना। देखिए यहाँ भी ट आ रहा है, यहाँ भी ट, तो ये ऐसे मिला के याद कर सकते हैं कि एटा में पटना और एटा छोटा सा है तो सबसे छोटा पक्षी विहार। और लाख बहोशी सबसे बड़ा है। अब लाख, वैसे भी लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई भी अगर नंबर लाख में आ जाए तो बड़ा लगता है, तो यह सबसे बड़ा है और है कहाँ, तो कन्नौज में। और आपको पता है कन्नौज जो क्षेत्र था यह प्राचीन काल में काफ़ी महान क्षेत्र था, यहाँ पर काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि महान है तो बड़ा है। आगे देखिए, कथन ए कह रहा है वन जो है नवीनीकरण संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। सही बात है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने की वजह से नवीनीकरण संसाधन नहीं है। तो इस हिसाब से इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ए आर तो सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। और नवाबगंज पक्षी विहार को जो है कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अब अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है,
कन्नौज में नहीं है, लखनऊ में नहीं, नोएडा में नहीं है और इटावा में है। तो इसे बब्बर शेर सफारी पार्क भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बब्बर शेर सफारी पार्क कहाँ स्थित है? इटावा में। और साथ ही साथ इसका एक करंट अफेयर भी है, हो सकता है न्यूज़ में है ये, तो पूछ लिया जाए। तो हाल ही में यह न्यूज़ में था दिसंबर में, क्योंकि यहाँ एक शेर था जिसका नाम था केसरी। केसरी, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु इस तरीके से हो गई थी कि उसके जो है पूंछ में चोट लग गया था। तो इस कारण से ये जो शेर था केसरी, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये न्यूज़ में होने की वजह से आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि कछुआ पुनर्वास योजना 1987 में शुरुआत हुई। अब किस योजना के तहत? तो यह जो है सरयू एक्शन प्लान तो नहीं है, यमुना भी नहीं है, और गंगा एक्शन प्लान के तहत तो गोमती एक्शन प्लान नहीं है। तो हमारा आंसर जो है डी सही है, गंगा एक्शन प्लान के तहत जो है कछुआ पुनर्वास योजना शुरुआत किया गया था। याद रखिएगा, कछुआ जो है पुनर्वास एक केंद्र वाराणसी में भी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे बखीरा या मतलब पक्षी विहार से ही देखे। तो अभी पूछा जा रहा है बखीरा पक्षी विहार यूपी के किस जिले में स्थित है? तो बखीरा पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और जो बर्ड बर्ड सेंचुरी से, पक्षी विहार से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा आप। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा जो कि लखीमपुर खीरी में है, को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है। और इसको जो है बाघ परियोजना में पूछा जा रहा है कब शामिल किया गया था? तो इसको जो है 1987-88, वर्ष 1987-88 में शामिल किया गया था। अब ये जो बाघ परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर, तो कब लॉन्च किया गया था? तो 1973 में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित हैं? तो यूपी में वर्तमान में कुल 13 पक्षी विहार हैं। अगर हम सारे पक्षी विहार की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ देखिए, विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में अब तक 13 पक्षी विहार की स्थापना की गई है। तो हमने अभी देखा कि 13 है। और अब देखिए, लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि कन्नौज में है, राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और पटना पक्षी विहार एटा का राज्य में सबसे छोटा पक्षी विहार है। तो याद रखिएगा तीनों फैक्ट। अब हम देख लेते हैं ये जो 13 पक्षी विहार है कौन कौन से जिले में है और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहला हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, जिसको हमने बताया कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं, यह उन्नाव जिले में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा है, कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में, ये हमने देखा। और ओखला पक्षी विहार कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में। ओखला जो है जगह है कहाँ? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। अब ये सारे पक्षी विहार अगर आप यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इन 13 में से 12 तो पूछे ही गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब मैनपुरी वाला तो समान पक्षी विहार, और इसी से मिलता जुलता एक और है, आप देखेंगे ये हो गया समान पक्षी विहार और समस पक्षी विहार। तो हो सकता है आप दोनों, आपको नाम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हो सेम। तो देखिए,
यह समान पक्षी विहार है और यह समसपुर पक्षी विहार है। तो समसपुर वाला तो रायबरेली में है। अब ये जो समान पक्षी विहार है, तो समान में अगर स हटाएं तो आपको मान दिखेगा। मान से मैन भी हो सकता है, इसमें भी म है, इसमें भी न है, इसमें भी। तो मान मैन या ऐसे आप मैच करके दोनों में मन मन है तो याद कर सकते हैं कि समान वाला मैन पुरी में है। अब देखिए पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है गोंडा में है। अब अगला देखिए विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा हमीरपुर के बॉर्डर पे। पटना पक्षी विहार सबसे छोटा है, एटा में है। सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है। इसका दूसरा नाम लोकनायक पक्षी विहार भी है, तो किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। और भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जिसको बेंती ताल पक्षी विहार भी कहते हैं, यह प्रतापगढ़ में है। अब यहाँ भी देखिए नाम सेम है, सुरहा ताल और सूर सरोवर, हो सकता है कंफ्यूज हो। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए सूर सरोवर, सरोवर मतलब होता है तालाब, सुर मतलब कोई अच्छा सा धुन म्यूजिक ऐसा सुर, तो कोई अच्छी चीज की बात हो रही है और सरोवर की भी बात हो रही है। तो अच्छा चीज बलिया है कि आगरा में? तो आगरा में अच्छी चीज है, क्या है? ताजमहल। और ताजमहल के आगे आपने देखा होगा ऐसे सरोवर बने हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सूर सरोवर जो है आगरा में है और सुरहा ताल बलिया में है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ये कछुआ पुनर्वास में कि वाराणसी में है। तो देखिए कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरुआत हुआ, कब प्रारंभ किया गया? तो मैंने बताया अभी कि यह 1973 में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है, और यह प्रोजेक्ट टाइगर वाला दोस्तों क्वेश्चन जस्ट पिछले साल ही पूछा गया था। अब बताइए सरकार की बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो देखिए बाघ की आदतों का अध्ययन। तो बाघ की आदत जान के क्या करेंगे? विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना। तो हो सकता है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। सब में से सबसे अच्छा यही लग रहा है, तो बचाना ही इसका उद्देश्य है। सेव टाइगर। निम्न अभ्यारण्यों में से कौन सा संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो कुल मिला के यहाँ देखिए जगह दिया है पार्क वगैरह अभ्यारण्य, और वहाँ जो है किसके लिए वह फेमस है? तो जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क तो बाघ के लिए फेमस है, तो बात तो सही है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडे के लिए है, यह बात सही है। कहाँ है? आसाम में है। अब देखिए केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह राजस्थान में, लेकिन यह शेर के लिए नहीं फेमस है। और पेरियार जो है केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क और हाथी के लिए है, तो बात सही है। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आया, पूछा जा रहा है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कान्हा, राजा जी, दुधवा और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जो है भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसी कॉर्बेट कहेंगे या जिम कॉर्बेट, तो ध्यान रखिएगा कहाँ है? उत्तराखंड में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह यूपी में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बात करें तो मध्य प्रदेश में है। और राजा जी नेशनल पार्क तो यह भी उत्तराखंड में है। चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई। अब चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आप एग्जाम में कभी या बुक्स में कहीं चंदौली देखेंगे
कभी कभी वाराणसी लिखा रहता है। तो यह दोनों के असल में बॉर्डर पे है, तो अगर दोनों आए तो समझ लीजिएगा कि हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सुरहाताल अभी हमने देखा, तो सुर सरोवर और सुरहाताल को हम एक्सप्लेन करते टाइम आपको बताया था कि सुर सरोवर सरोवर है, तो कोई अच्छी चीज की बात हो रही है तो वो तो आगरा में है, बाकी जो बचा वह बलिया में है। पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। पटना से ट, यहाँ भी ट, तो एटा, और ये स्मॉलेस्ट है। अब देखिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ पक्षी विहार है, दूसरी तरफ उसका स्थान है। तो देखिए नवाबगंज, ओखला, समसपुर और पार्वती। अब देखिए ओखला, मैंने बताया ओखला जगह जो है यह नोएडा में है। नोएडा गाजियाबाद भी कह सकते हैं, या तो संत गौतम बुद्ध नगर। तो इसका देखिए बी का कौन सा होगा? बी का 3 होगा। तो बी का 3 देखिए, बी का 3 दो ऑप्शन में है। अब आगे देखिए नवाबगंज पक्षी विहार हम लोगों ने देखा था, यह कहाँ था? उन्नाव में था। इसका दूसरा नाम था शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो ए का 2 हो गया, ए का 2 मिलाएंगे तब आपको उत्तर जो है प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही है। बाकी देख लीजिए समसपुर पक्षी विहार कहाँ है और पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? तो पार्वती अर्गा जो है यह गोंडा में है और समसपुर जो है रायबरेली में है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हमने बताया कि जो दुधवा दुधवा नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान, यह यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एक ही है ही, और यह लखीमपुर खीरी में है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो देखिए शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं के लिए, वन तथा वन्यजीव अधिकारियों को और वन्यजीव संरक्षकों को, तो सबको दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दूधराज नहीं है, तोता नहीं है, मोर भारत का है, सारस क्रेन जो है यूपी का है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यूपी में एकमात्र टाइगर रिजर्व है ही दुधवा, चाहे उसे पहला कहें चाहे जो भी कहें। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो चंबल जो रिवर है यहाँ मेनली पाए जाते हैं घड़ियाल, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, तो यह जो है घड़ियाल के लिए फेमस है। अब हम बात करें कि यह राष्ट्रीय चंबल जो वन्यजीव विहार है, अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो है कहाँ? तो याद रखिएगा ये जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है, अगर आप थोड़ा गेस भी कर सकते हैं, अगर ये चंबल रिवर के आसपास है तो यह कहाँ हो सकता है? तो यह देखिए आगरा में है, और इटावा में है, इटावा में और औरैया में। तो यह 3 जिलों में जो है यह लगता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, याद रखिएगा। और यह घड़ियाल के लिए फेमस है, घड़ियाल के लिए और डॉल्फिन मछली के लिए। राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र जो है यह लखनऊ में है। यहाँ जो है आर्टिफिशियल तरीके से प्रजनन किया जाता है, और प्रजनन का उद्देश्य क्या होता है? वहाँ की लुप्त प्रजाति की जनसंख्या में वृद्धि करना। अब देखिए चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। तो हम लोग यूपी का पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यूपी ही इसका आंसर होगा, पर एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है, खासकर यूपी पीसीएस के एग्जाम में
अगर यूपी दिया है तो जरूरी नहीं कि उसका आंसर यूपी ही होगा, राजस्थान, एमपी, गुजरात भी हो सकता है। तो याद रखिएगा यूपी है इसका आंसर। अब चलिए हम वन संसाधन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वन संपदा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की तरफ। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो यूपी के तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति हो सकती है, आप बताइए आंसर देखिए। कटीली झाड़ियां हो सकती हैं, चीड़ के वन हो सकते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन होंगे, या सवाना की लंबी घास होगी। तो चीड़ जो सवाना के लंबे घास तो नहीं होंगे, और कटीली झाड़ियां भी नहीं होंगी, क्योंकि यह थोड़े जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में होते हैं। चीड़ के वन नहीं होंगे, और तराई क्षेत्रों में जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उसी क्वेश्चन को देखिए उलट के पूछ लिया गया है, तो यह भाबर और तराई क्षेत्रों में। अब जिसको नहीं पता है भाबर और तराई क्षेत्र है किस प्रकार, किस तरफ, तो आपको मैप में अगर मैं बना के दिखाऊं तो देखिए, अगर यह यूपी का मैप है तो आप यहाँ समझिए कि ये जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं इसको कहते हैं भाबर तराई। तराई इसलिए कहते हैं कि यहाँ से मेनली सारी नदियाँ जो है इंटर करती हैं, तो यहाँ जो है यहाँ की जो मिट्टी होती है थोड़ी कंकरीली पथरीली होती है। फिर ये नीचे वाले क्षेत्र जो हैं तो ये आते हैं पठारी क्षेत्र, ये पूरे बीच के जो क्षेत्र होते हैं यह होते हैं मैदानी। तो याद रखिएगा ऐसे। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पर्यावरण में सुधार के लिए किस वर्ष हरित पट्टी योजना विकास योजना चलाई गई थी। तो हरित पट्टी विकास योजना कब चलाई जा रही है, कब से स्टार्ट कब किया गया, तो 2012-13 में। याद रखिएगा हरित पट्टी विकास योजना। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन सेम है पर उसका तरीका बदल दिए हैं। तो पूर्वी मैदानी भागों में, पश्चिमी मैदानी भागों में, और मध्य मैदानी भागों में, या सभी। तो जो है यह अगर हम बात करें शुष्क पर्णपाती वन तो यूपी के पूर्वी मैदानी भाग में, पश्चिमी और मध्य में हर जगह पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये बात। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहालय किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य औषधि निगम के द्वारा, या उत्तर प्रदेश वन निगम, या औषधि या खनिज निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो जड़ी बूटी और तेंदू के पत्ते का जो संग्रहण है यह उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है। तो कितना % भाग वनावरण है, तो यह 6.88%। अब देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भूभाग पर वन होने चाहिए। तो यह जो है इसमें राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया कि किसी भी जगह के या राज्य के 33% भूभाग पर वहाँ जो है वन होने चाहिए। अब आगे बढ़िए, देखिए जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन क्या कहलाते हैं। रक्षित वन, सामुदायिक वन, राजकीय वन, या आरक्षित वन। तो जो जिला पंचायत और नगर निगम के नियंत्रण में वन होते हैं उसे सामुदायिक वन कहते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट। अब ध्यान दीजिए इन सब के बारे में देखिए। तो कम्युनिटी वन वो वन होते हैं, ऐसे वन जो स्थानीय निकायों जैसे जिला पंचायत, नगर निगमों, जिला परिषद या नगर पालिका के नियंत्रण में होते हैं, उसे सामुदायिक वन कहते हैं। अब बात करें हम आरक्षित वन के बारे में, तो आरक्षित वन ऐसे वन होते हैं जहां वनों को उजाड़ना या अत्यधिक
अहितकर माना जाता है, मतलब काटना पीटना अहितकर माना जाता है और यह पूर्णतः जो है राज्य के नियंत्रण में होता है। और राजकीय वन वो वन होते हैं जो सरकारी संरक्षण एवं नियंत्रण में रखे जाते हैं। और रक्षित वन मतलब रिजर्व वन वो होते हैं जिसका देखभाल सरकारी तंत्रों द्वारा होता है। आगे बढ़िए, अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? तो किस देश के सहयोग से? तो जापान के। और कल की वीडियो हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी पढ़ा था मियावाकी, तो मियावाकी, तो यह टेक्नोलॉजी जापान की ही थी और वन के लिए ही था, वन प्रबंधन के लिए, शहरी क्षेत्रों में वन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए। तो यह वन प्रबंधन किसके सहयोग से है? जापान के। किस बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी योजना की शुरुआत 19 मार्च 1998 को की गई? तो पूछ रहे हैं किस बैंक की सहायता से, तो यह जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से, विश्व बैंक। और मैंने आपको बताया था दो बैंक है, एक है वर्ल्ड बैंक, एक है आईएमएफ। आईएमएफ का काम मेनली होता है जो है भुगतान संतुलन को संतुलित रखने के लिए, लेकिन जो ये वर्ल्ड बैंक है यह किसी भी देश की जो है कि योजनाओं में सहभागिता लेता है, वहाँ पैसे देता है, लोन प्रोवाइड कराता है। तो मेनली डेवलपमेंट काम या कोई अच्छे काम हो तो यह वर्ल्ड बैंक करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो प्रतिशत के आधार पे कह रहा है कि सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो यह सोनभद्र में है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो भी सोनभद्र ही है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब आरंभ हुई? तो सामाजिक वानिकी कब शुरुआत हुई? तो 1979-80 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना कब चलाई जा रही है, कब से? तो यह जो है कब से चलाई जा रही है? तो 2007-8 से। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? तो देखिए यह जो है यूपी के सोनभद्र में है। और हमने बताया कि यहाँ जो है फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, चाहे आप ओवरऑल क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर लो चाहे परसेंटेज के हिसाब से। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है? तो जो ये स्मृति वन योजना है इसका संबंध किससे है? चिड़ियाघरों के विस्तार से? तो नहीं है। अभ्यारण्य विकास से? तो यह भी नहीं है। अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण? तो स्मृति नाम से ही मतलब याद में वन जो है आप लगाइए, तो किसके याद में? प्रियजनों के। आगे बढ़िए, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो वृक्ष लगाना वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करते हैं, मतलब ऐसा प्रदूषण तो नहीं फैलाते लेकिन कोई ना कोई जो इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट कर ही देते हैं। तो नीम तो नहीं होता, क्योंकि नीम ऐसा हर गांव में हर घर के सामने लगा होता है, तो पहले ही काट दूं। अब देखिए बबूल भी नहीं हो सकता। अमलतास ये पता नहीं कौन सा है। यूकेलिप्टस, तो यूकेलिप्टस को जो है पर्यावरणीय संकट के रूप में देखा जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी है। अब यूकेलिप्टस में ये प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इसके पहली बात तो आपको पता है कि इसका जो पेड़ का स्ट्रक्चर है, अगर ये जमीन है तो काफ़ी ऊंचाई तक होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ऊंचाई तक होता है। तो अगर कोई भी पेड़ ऊंचाई तक गया है तो वैज्ञानिक का मानना है कि उसके जो जड़ें हैं वो भी काफ़ी नीचे तक होंगी, और नीचे तक होंगी तो अंदर जो नमी होती है इसकी जड़ें जो है अवशोषित कर लेती है, तो जिससे भूजल में जल की मात्रा की कम जो है भूजल में भूमि में जल की मात्रा की कमी हो जाती है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश वन निगम 1974 में स्थापित किया गया था। अब देखिए यहाँ कुछ वृक्षों के नाम है, जैसे आम, जामुन, पीपल या नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में मिलते हैं? तो आम, जामुन, पीपल, नीम किस वन प्रदेश में मिलते हैं? तो यह जो है उपोष्ण कटिबंधीय तो नहीं, हिमालय के नमी क्षेत्रों में नहीं, यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में मिलते हैं और मोस्टली जगहों पर यही जो है पर्यावरण पाया जाता है, इन्वायरमेंट। चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह जो चिपको मूवमेंट था यह मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई या वायु प्रदूषण? तो हम लोग वन संपदा पढ़ रहे हैं तो यह वन कटाई के विरुद्ध ही होगा। अब देखिए, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र है तो कितनी है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो है राष्ट्रीय वन नीति के तहत 33% निर्धारित की गई है। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। देखिए, वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा कह रहा है पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण। लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। चौथा कथन कह रहा है पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वृक्ष की हानि रोकने के लिए कीटनाशक और कीटनाशक के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। अब कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन नीति में सम्मिलित है, इन चारों में से राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कौन शामिल है? तो देखिए, तो चारों ऑप्शन जो है हमारा वह शामिल है, आंसर हमारा ये सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, तो राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना तो सही बात है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, तो यह भी हो सकता है, सही बात है। देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, मतलब 33%, तो यह तो अभी हमने पढ़ा। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, तो सहभागिता प्रोत्साहित करना यह कहीं भी गलत नहीं है, एकदम सही बात है। आंसर ये सभी डी सही है। अब देखिए, वनों में उपलब्ध जड़ी बूटी एवं पत्तियों से किस प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं? तो जड़ी बूटी और पत्तियों से कैसी दवाई बनती हैं? आयुर्वेदिक, तो हाँ हो सकता है। एलोपैथिक, ये भी हो सकता है। तो देखिए, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अब देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो हमने अभी पढ़ा कि 33% तो बोला गया है कि इतना रखना जरूरी है, लेकिन असल में भारत में कितना है? इस 33% का जो रिक्वायरमेंट है, इसमें कितना परसेंट अभी वर्तमान में है? तो अभी वर्तमान में जो है 24.5% है। तो याद रखिएगा, अभी आप देख सकते हैं लगभग 9-10 पॉइंट की कमी है। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।